हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ में ले आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जो हमारी फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न पे जो एग्जाम होने वाली है वो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उनका क्या तरीका होगा, तो हमारी एक तरह से यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लॉ ऑफ फॉर मैकेनिज्म, मतलब निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल नियम है। ये ना यांत्रिकी का आपको नियम की बात पूछा है कि निम्न में से यांत्रिकी का नियम कौन सा कहलाता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, राइट आपको ऑप्शंस को पढ़ना है और राइट आंसर बताते हुए चलना है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सेकंड ऑप्शन दिया आपको पैरेललोग्राम लॉ। थर्ड ऑप्शन दिया आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फोर्थ ऑप्शन दिया है हुक्स लॉ। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस नियम को हम यांत्रिकी के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके लिए हिंदी में भी दिया है क्योंकि हमारे पास में दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो दोनों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो पहला देखिए, हिंदी में आपको दिया है न्यूटन का जो विस्कोसिटी का नियम है, शांता का नियम। यहाँ पे वर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है तो उसे हम शांता कहेंगे। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। तीसरा है न्यूटन की गति का नियम और चौथा है आपका हुक का नियम। तो आपको यहाँ राइट आंसर बताते हुए चलना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो हमें देखिए स्क्रीन पे लिख रहा है राइट आंसर की बात करते हैं हम, तो राइट आंसर आपका न्यूटन के गति के नियम। इसे यांत्रिकी के नियम के नाम से जाना जाता है ना, यांत्रिकी के मूल नियमों के नाम से भी जाना जाता है जो न्यूटन के गति के नियम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सी सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डेंसिटी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास है मास, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में वॉल्यूम एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में एक्सेलरेशन। ठीक है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन और त्वरण। इसमें राइट आंसर बताते हुए चलना है कि हमारा सही जवाब क्या होगा। तो चलिए सही जवाब को देखते हैं। हमारा सही जवाब होगा जो सदिश राशि वो है हमारा त्वरण। त्वरण सदिश राशि है क्योंकि आप सभी को पता है कि त्वरण वेग से ही निकल कर आता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और हम जानते हैं कि वेग भी एक तरह की सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, तो हमें पता है कि वेग में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। ऐसे राशियां जिनमें की दिशा एवं परिमाण दोनों पाए जाते हैं उन राशियों को हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। और ये भी बता दें कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं, वे राशि हमारी कहलाती है अदिश राशियां। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर की हमने बात किया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। आपके पास में स्क्रीन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, लामी के प्रमेय के अनुसार। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है लामी के प्रमेय के अनुसार कौन से स्टेटमेंट आपको सही है। इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर लगाते हुए चलना है। तो चलिए रीड करते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन को। थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब बोला है एक बिंदु पर कार्य करने वाले तीनों बल संतुलन में होंगे। दूसरा बोला है थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल ईच साइड बीइंग प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब एक बिंदु पर अभिनय करने वाले तीनों बलों को त्रिभुज द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक पक्ष के बल समानुपाती होते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, if three forces acting upon a particle are represented in the magnitude and direction by the side of the triangle taken in the order they will be in equilibrium, मतलब बोला यदि एक कण पर कार्य करने वाले तीन बलों को एक त्रिभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में क्रम से लिया जाए तो वे संतुलन में होंगे। ठीक, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास में बचा हुआ है वो है if three forces acting at a point are in the equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between other two। ठीक है, यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल संतुलन में है तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होगा। तो हमें राइट आंसर बताते चलना है। और आप समझ गए होंगे राइट आंसर हमारा कोई और नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी मतलब संप्रेषणीयता का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो हमारे पास में ऑप्शन दिए, उसमें हमको करेक्ट आंसर लगाना है। इट्स स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अ स्लाइडिंग वेक्टर। सेकंड दिया है इट स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रोलिंग वेक्टर। सी दिया है इट स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज
वेल्डिंग वेक्टर, वेजिंग वेक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है इट स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, यह बताता है कि शरीर पर कार्य करने वाले बल एक इकाई वेक्टर है। आपको सी में दिया है, यह बताता है कि जो वस्तु है उस पर कार्य करने वाले बल जो वेजिंग वेक्टर है। फिर बी में दिया है, यह बताता है कि वस्तु पर लगने वाले जो बल होते हैं वो रोलिंग वेक्टर है। और ए में दिया था आपको, यह बताता है कि जो वस्तु पर कार्य करने वाले जो बल है वो स्लाइडिंग वेक्टर है। तो हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आप गैस कीजिए और आपके लिए बता दें सही आंसर है हमारा। ये बताता है कि जो वस्तु पर कार्य करने वाले बल एक इकाई वेक्टर की तरह कार्य करते हैं। इट स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के हमारे ये सवाल रहे हैं। आगे भी हमसे बने रहिए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और यदि कोई खामी आपको नजर आती है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। आपको आगे जो अगर सवालों को विस्तृत में समझना हो तो हम उसको आपको विस्तृत में भी समझाएंगे। थैंक यू।